Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप यदि इस चैनल को न्यू हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक नंबर 12 है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 का है। इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो है ये सब टॉपिक्स। इस सब टॉपिक्स में से कुछ सब टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये दो टॉपिक आप हमारे वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 से देख सकते हैं। यदि आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके ये दोनों वीडियोस आप कवर कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज ये दो टॉपिक हम आज वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर कैसा है? R C डबल बॉन्ड O OH। अब हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इसके बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड्स हैं, जिसमें से पहला है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को नाइट्राइल्स, जिसका फॉर्मूला है R C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर अमाइड्स जिसका फॉर्मूला है R C डबल बॉन्ड O NH2, ये दोनों में से किसी से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स और फ्रॉम अमाइड्स। अब पहले हम देखेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स को यदि आप ट्रीट करो विथ वाटर, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हो नाइट्राइल का, तो आपको ये इंटरमीडिएट मिलता है। ये इंटरमीडिएट बहुत ही अनस्टेबल होता है, जो तुरंत टॉटोमराइज होकर आपको अमाइड दे देता है। तो यहाँ होता है टॉटोमराइजेशन, जिससे वो स्टेबल बनता है अमाइड पाके। अब ये अमाइड यदि आप उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करो, दैट इज H3O+ डालो, तो ये अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड प्लस अमोनिया में। तो OH एक यहाँ जो है ज्वाइन हो जाएगा देने के लिए एसिड, और बचा हुआ जो एक हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ जाके देगा अमोनिया। तो नाइट्राइल से यदि आपको एसिड बनाना है तो बीच में क्या आता है? अमाइड। आप डायरेक्टली अमाइड से भी एसिड बना सकते हो। नाइट्राइल से एसिड बनाना है तो नाइट्राइल से पहले अमाइड बनेगा और अमाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस होके वो एसिड देगा। तो इन जनरल अमाइड से एसिड बनाना है तो क्या है? अमाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस और दे देता है एसिड। नाइट्राइल से एसिड बनाना है तो नाइट्राइल प्लस 2H2O, क्योंकि यहाँ पे एक H2O और यहाँ पे एक H2, दैट इज 2H2O प्लस डाइल्यूट HCl। इसको आप हीट कीजिए तो आपको मिल जाएगा एसिड। इस तरह से नाइट्राइल्स और अमाइड्स दोनों से आप एसिड बना सकते हो बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स। असाइल क्लोराइड मतलब क्या है? R C डबल बॉन्ड O Cl, और एनहाइड्राइड्स मतलब R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। तो आप असाइल क्लोराइड से या फिर एनहाइड्राइड से एसिड बना सकते हो। तो असाइल क्लोराइड को यदि आप वाटर के साथ ट्रीट करो, दैट इज हाइड्रोलिसिस करो असाइल क्लोराइड का, तो आपका एक HCl बन के बाहर चला जाता है और बचा हुआ OH यहाँ ज्वाइन होके दे देगा एसिड। तो ये OH आया वाटर से, ये बन गया एसिड और ये बन गया HCl। तो असाइल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद वाटर गिव यू एसिड।
एनहाइड्राइड के लिए भी सेम थिंग, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करो तो ये ब्रेक हो जाएगा, एक जगह हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएगा और एक जगह OH, वाटर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपको मिल जाएगा एसिड। तो इन शॉर्ट असाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड दोनों भी वाटर के साथ ट्रीट करने पे या वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने पे आपको देता है एसिड। नेक्स्ट है फ्रॉम ईस्टर्स। तो ईस्टर से दो तरह से आपको एसिड मिल सकता है, पहला है बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, दूसरा है बाय बेस हाइड्रोलिसिस। पहले हम देखेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। यदि आप ईस्टर को ट्रीट करो विथ H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 एंड वाटर, या फिर आप डाइल्यूट H2SO4 की जगह डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप ईस्टर लोगे, वाटर लोगे और उसमें डालोगे डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, उसे हीट करोगे तो ईस्टर का ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ज्वाइन हो जाएगा और R के साथ चला जाएगा OH, मतलब आपको मिलेगा एसिड प्लस अल्कोहल। तो ईस्टर जब एसिड हाइड्रोलिसिस अंडरगो करता है तब वो क्या देता है, एसिड प्लस अल्कोहल। अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, अल्कलाइन मतलब बेस, यहाँ पे आपको क्या डालना है, बेस। तो आपका ईस्टर है, ईस्टर में मैंने डाल दिया बेस, दैट इज डाइल्यूट NaOH, उसको हीट किया मैंने। तो पहले क्या होगा, ये CH3 और ये OH अल्कोहल बन के निकल जाएंगे। अब ये बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका सोडियम का सॉल्ट, इसको कहेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये एक्चुअली सोडियम सॉल्ट होता है। इस सॉल्ट का आप यदि एसिड हाइड्रोलिसिस करो, अब देखो पहले बेस से ट्रीट करने के बाद क्या मिला आपको, सॉल्ट। अब सॉल्ट का क्या करना है आपको, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिल जाता है एसिड। एक्चुअली क्या होता है, जब ईस्टर को आप बेस का ट्रीट करते हो तो आपको सोडियम सॉल्ट मिलता है, जो एक्चुअली ये सोडियम सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल होता है और वाटर सॉल्यूबल होने की वजह से वो वाटर में ही डिसॉल्व हो जाता है और आपको दिखता नहीं है आपका कंपाउंड। उस केस में आपको क्या करना है, आपको H+ ऐड करते जाना है उसमें, उसको और डाइल्यूट करके उसमें थोड़ा सा H+ ड्रॉप वाइज ऐड करते जाओ, फिर आपको आपका प्रेसिपिटेट एक मिलेगा जो होगा एसिड, ठीक है। अब ये जो स्मॉल सोडियम सॉल्ट्स हैं, जो स्मॉल मेंबर्स, मतलब C2H5 एक स्मॉल मेंबर है, उसका जो सोडियम सॉल्ट है वो तो नॉर्मल सोडियम सॉल्ट है, बट यदि आप हायर फैटी एसिड्स का सोडियम सॉल्ट की तरफ जाओ तो वो एक्चुअली सोप के लिए यूज किया जाता है। तो जो सोप आप नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज करते हो, वो एक्चुअली है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो यदि आप हायर फैटी एसिड्स की तरफ जाओ और उनका सोडियम सॉल्ट बनाओ तो वो एक्चुअली है आपका सोप। इसलिए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को सफोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन से आपको मिलता है सोप, ठीक है। तो ये एक सपोनिफिकेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कली बेंजीन। अभी अल्कलाइल बेंजीन के साथ कैसे, तो हमने पहले देखा इससे हम एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे इससे हम हमारा एसिड कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप दो तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हो, KMnO4 जो बेस के साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4, या फिर आप HNO3 भी यूज कर सकते हो। ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की वजह से ये आपके जो अल्कलाइल चेन है बेंजीन का उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टोलिन को जब आप ट्रीट कर रहे हो अल्कलाइन KMnO4 के साथ, देखो KMnO4 KOH बेस है इसलिए अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो आपको मिल रहा है पोटेशियम का सॉल्ट, ठीक है, इसको आप पोटेशियम बेंजोएट लिखो या पोटेशियम सॉल्ट। इसको जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ब्रेक होके दे देगा आपको एसिड प्लस KOH। तो इस तरह से आप आपके टोलिन को कन्वर्ट कर सकते हो बेंजिक एसिड में। तो आपको क्या करना है, टोलिन को ट्रीट करना है अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करके, उसके बाद आपको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट और उसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, दैट इज H+ प्लस वाटर के साथ, और आपको मिल रहा है आपका एसिड।
आप सेकेंडरी अल्कली बेंजीन को भी ट्रीट कर सकते हो। तो ये अल्कलाई बेंजीन जो सेकेंडरी है इन नेचर, उसे आप ट्रीट कर रहे हो वापस KMnO4 के साथ और इन अल्कलाइन नेचर, और उसे ट्रीट करके वापस आपको मिल रहा है पोटेशियम बेंजोएट ही। तो कितना भी चेन हो ये सब क्लीव हो जाता है, आपको फाइनली पोटेशियम बेंजोएट मिलता है। आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए तो आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड। आपको एक बात याद रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों भी अल्कलाइल बेंजीन कितना भी बड़ा चेन हो, वो हमेशा आपको बेंजोइक एसिड ही देगा ऑन ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कलाइल बेंजीन, जैसे यहाँ पे कितना बड़ा चेन था, तभी भी वो क्लीव होके आपको फाइनली बेंजोइक एसिड ही देने वाला है। टर्शरी जो अल्कलाइल बेंजीन है वो एक्चुअली यहाँ रिएक्ट ही नहीं होगा, वो प्रोडक्ट ही नहीं देगा, वो क्लीव ही नहीं होगा। इसका मतलब आपके जो भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है बेंजीन को, उसको एक हाइड्रोजन तो होना कंपल्सरी है फॉर इट्स ऑक्सीडेशन। यदि ये एक हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसलिए हाँ, टर्शरी अल्कलाइल बेंजीन आपका प्रोडक्ट नहीं देता है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी आपको सेम प्रोडक्ट देता है, दैट इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्किन्स। अल्किन से कैसे बनाना है, तो अल्किन को वापस आप ऑक्सीडाइज करोगे विथ KMnO4 इन एसिड। पहले वाले रिएक्शन में क्या था, KMnO4 इन बेस, अब है KMnO4 इन एसिड। तो KMnO4 और डाइल्यूट H2SO4 लो, तो एक्चुअली ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है और यहाँ मिल जाता है आपको एसिड। एक और एसिड यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है जो उन्होंने नहीं मेंशन किया है, पर हम देखेंगे, फॉर्मिक एसिड। तो ये दो एसिड आपको मिलेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होके, एक है बेंजोइक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड। साइक्लोहेक्सिन का भी सिमिलरली आप यहाँ से ब्रेक कीजिए, KMnO4 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कीजिए, वापस आपको दो एसिड मिलेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ब्रेक करके दोनों तरफ ऑक्सीजन लिख दीजिए और एक OH यहाँ पे अटैच कर दीजिए, तो इस तरह से आपको एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिनार्ड्स रिएजेंट। ग्रिनार्ड्स रिएजेंट मतलब RMgX। RMgX को यदि आप सॉलिड CO2 के साथ ट्रीट करो, सॉलिड CO2 मतलब ड्राई आइस के साथ ट्रीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड CO2 के एक साइड यहाँ पे R ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ एक ऑक्सीजन के साथ आपका MgX ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन के साथ R और इसके साथ MgX, तो यहाँ देखिए RMgX, इस तरह से कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इस कॉम्प्लेक्स को यदि आप हाइड्रोलिसिस करो, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O+ डालो, तो आपका ये बॉन्ड क्लीव होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, बचा हुआ OH चला जाएगा Mg के पास। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा MgXOH और एसिड। तो ग्रिनार्ड्स रिएजेंट सॉलिड CO2 दैट इज ड्राई आइस के साथ इन ड्राई ईथर रिएक्ट होके देता है एक कॉम्प्लेक्स, जिसको आप एसिड हाइड्रोलिसिस करके पा सकते हो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ग्रिनार्ड रिएजेंट से भी आपको एसिड मिल सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। तो पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये तीनों में भी एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों में सबसे कॉमन थिंग क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, जो एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है, कीटोन में भी प्रेजेंट है और एसिड में भी। अब ये जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है एल्डिहाइड और कीटोन का हम पहले बात करेंगे, वो एक्चुअली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, जिससे वो डेल्टा नेगेटिव हो जाता है और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। अब ये कार्बोनिल बॉन्ड जो है एल्डिहाइड और कीटोन को पोलर हो गया, क्योंकि दो पोल तैयार हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये दो पोल तैयार होने की वजह से उनमें डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है।
अब ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है? तो एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरह से अरेंज करता है कि दो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो एक का कार्बोनिल कार्बन, दूसरे का ऑक्सीजन, दूसरे का कार्बोनिल कार्बन और पहले का ऑक्सीजन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस तरह से वो अरेंज कर लेंगे फॉर द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से ये वाला जो एल्डिहाइड और कीटोन में है, कौन सा फोर्स काम करता है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये एल्डिहाइड और कीटोन में काम करता है। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको अब एक्स्ट्रा चीज भी ज्वाइंट है, दैट इज OH। ये OH एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि अब उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एसिड में किस तरह के फोर्सेस हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बहुत स्ट्रांग होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हें बहुत स्ट्रांगनेस देता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, एक कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के हाइड्रोजन से बॉन्ड हो जाता है और उसी का हाइड्रोजन मतलब पहले का हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है। इस तरह से ये लोग एक्चुअली डाइमर बनाते हैं। डाइमर मतलब टू मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल एंड सेकेंड मॉलिक्यूल टुगेदर, तो ये डाइमर बनाते हैं। और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत स्ट्रेंथ होता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फिजिकल स्टेट की बात करें पहले, तो फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। जो सबसे बेसिक आपका एल्डिहाइड है वो है फॉर्मल्डिहाइड, जो गैस है रूम टेम्परेचर पे, और उसका जो स्मेल होता है, ओडर होता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। सेकेंड है, जो सेकेंड एल्डिहाइड है वो है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है और वो कलरलेस लिक्विड है। हायर एल्डिहाइड्स, जो बड़े बड़े एल्डिहाइड्स हैं जिनमें ज्यादा कार्बन चेन है, वो एक्चुअली उनमें बहुत अच्छा प्लेजेंट अच्छा सा स्मेल होता है। अब कीटोन की बात करें तो एसीटोन जो सबसे पहला कीटोन है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और वो होता है वोलाटाइल, उसको होता है एक बहुत अच्छा सा स्मेल। बट जो हायर कीटोन्स होते हैं वो एक ब्लेंड ऑर्डर के साथ होते हैं, मतलब उनको कोई स्मेल ही नहीं होता एक्चुअली। अब उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता है, मतलब एल्डिहाइड का साइज इंक्रीज होता है, कार्बन चेन इंक्रीज होता है उनमें या कीटोन में भी साइज इंक्रीज हो रहा है या कार्बन चेन इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ साथ ही उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा और जितना साइज इंक्रीज होगा उस मॉलिक्यूल का, तो उतना ज्यादा ताकत लगेगा उसे हीट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए, तो उसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की, तो आपको याद रखना होगा सबसे इंपॉर्टेंट कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक कार्बोनिल ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ये कार्बोनिल ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो वाटर में प्रेजेंट है विद डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये देखिए आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये एल्डिहाइड का हो सकता है या फिर कीटोन का, वो क्या करेगा अपने डेल्टा नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव को खींचेगा और बना लेगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से वो वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाता है। बट ये किस में पॉसिबल है? लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में, जिनका ये जो आर ग्रुप होता है वो छोटा सा होता है। ठीक है, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, इनका आर ग्रुप छोटा सा है, तो इजीली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनिल ऑक्सीजन जाके बना सकता है और वो वाटर में सॉल्यूबल है। बट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है आर ग्रुप का साइज भी बढ़ता है।
आर ग्रुप का साइज बढ़ने से हाइड्रोकार्बन का पार्ट उस मॉलिक्यूल में ज्यादा बड़ा हो जाता है और हाइड्रोकार्बन वाटर हीटिंग होते हैं, वो वाटर के में डिसॉल्व नहीं होते और इसलिए अब ये वाला एल्डिहाइड और कीटोन अपने बड़े आर ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता और वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। तो सबसे छोटे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो वाटर सॉल्युबल है। जैसे जैसे आर ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन्स बड़े हो रहे हैं, उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होते जा रही है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, लगभग 9 कार्बन तक, वो कलरलेस लिक्विड है और उनका जो स्मेल होता है वो बहुत इरिटेटिंग होता है। जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कलरलेस, ओडरलेस, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, इसलिए फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एग्जांपल है जो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में या प्लांट में पाया जाता है, बट वो सॉलिड होता है, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और उनकी जो वोलेटिलिटी होती है वो भी लेस होती है, मतलब वो जल्दी से हवा में नहीं उड़ जाते। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू अल्केन, ईथर्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ सेम मास। यदि आप ये सब फंक्शनल ग्रुप सेम मास के लो और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेयर करो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहाँ एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो, मैंने अल्केन लिया है, ईथर लिया है, एल्डिहाइड लिया है, कीटोन लिया है, अल्कोहल लिया और एसिड लिया है। ऑलमोस्ट सब सेम मास के, तो ये देखिए ऑलमोस्ट सब सेम मास के, बट इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क है और एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। जबकि उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, बट एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? ये यूनिकनेस एसिड में क्यों है? क्योंकि लिक्विड फेज में कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा डाइमर के फॉर्म में होता है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है हमारा डाइमर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसके फॉर्म में है? डाइमर के। और ये डाइमर के वजह से वो स्ट्रांग हो जाता है, तो ये इसका डाइमर है। तो ऐसा डाइमर प्रेजेंट है एसिड में और इसके जैसे इस डाइमर के वजह से ये दो मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं और उनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी होगी, जिसके वजह से यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जो एसिडिक हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कार्बोनिल ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और ये बनता है आपका डाइमर, जो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें बहुत स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और उन्हें ब्रेक करना इतना आसान नहीं। क्योंकि इनका साइज अब डबल हो गया है, तो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी जैसे कि वंडरवॉल फोर्सेस वो भी डबल हो गया है और ये सब एनर्जी डबल होने की वजह से आपको डबल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी इन्हें ब्रेक करने के लिए, जिससे हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट एसिटिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है गैस फेज में, बाकी सब ज्यादातर डाइमर फॉर्म करते हैं लिक्विड फेज में। अब हम बात करें उनकी सॉल्युबिलिटी की, तो जो लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है लगभग 4 कार्बन तक, वो वाटर में मिसिबल होते हैं, मतलब वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन और वाटर के हाइड्रोजन के साथ। और इसके वजह से जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन में भी लोअर एल्डिहाइड और कीटोन वो वाटर में सॉल्युबल थे, क्योंकि उनका कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के वाटर के साथ, वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा था। सेम थिंग ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी है। बट जैसे जैसे वापस एसिड का मास बढ़ रहा है, उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होते जा रहा है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें अब हाइड्रोकार्बन का पार्ट ज्यादा हो रहा है। अब ये हाइड्रोकार्बन दैट इज आर ग्रुप आपका वाटर हीटिंग होता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और इसके कारण इस बड़े से आर ग्रुप के कारण अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना उतना इजी नहीं है और वाटर की सॉल्युबिलिटी
मतलब वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एसिड हो, हायर वाले केसेस में वाटर की उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है इस हाइड्रोकार्बन के कारण। एरोमेटिक एसिड जैसे कि बेंजोइक एसिड एक्चुअली इनसॉल्युबल है वाटर में रूम टेम्परेचर पे, याद रखें। कुछ एसिड जैसे बेंजोइक एसिड यदि आप गर्म पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना होगा आपको रूम टेम्परेचर। एरोमेटिक एसिड्स इनसॉल्युबल है वाटर में रूम टेम्परेचर पे, बट जो ये एसिड्स जो वाटर में इनसॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पे, वो एक्चुअली लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। कोई भी एसिड जो वाटर में रूम टेम्परेचर पे इनसॉल्युबल थे, अब वो लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल, जैसे कि ईथर में वो सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, बेंजीन में सॉल्युबल एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, smile and forgive are the only two ways to live. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.